हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये DSSB स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर MCQ के नाम से सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें PRT, TGT और PGT लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, विलियम वुंट और टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? गेस्टाल्ट विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, संरचनावादी विचारधारा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स सी, संरचनावादी विचारधारा के। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद जब हमने पढ़ा था तो इसके अंदर हमने देखा था कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा विलियम वुंट को जाता है और इन्हीं के स्टूडेंट्स थे एडवर्ड टिचनर। तो इन दोनों का ही संबंध संरचनावाद से है। इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात की है। इन्होंने ये बात की है कि लोग क्या सोचते हैं। इन्होंने मन की बात की है कि मन कैसे फील कर सकता है, कि वो कर क्या सकता है, फील कैसे करता है। टेक्निक्स, जो टूल्स थे वो इन्होंने यूज़ किए हैं। पहला इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्दर्शन विधि, और दूसरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम खुद को ही ऑब्जर्व करते हैं। इन्होंने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट किया था और खुद को ही ऑब्जर्व किया था। इसमें इन्होंने कॉन्शियसनेस के 3 एलिमेंट बताए हैं। विजुअल सेंसेशन मतलब क्या देख रहे हैं, फीलिंग क्या फील किया या अफेक्शन क्या हुआ, इमेज यानी कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस। और इन्होंने ये भी बताया है कि साइकोलॉजी में 30,000 से भी ज़्यादा सेंसेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 282, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति कैसी होती है? समाज विरोधी, झगड़ालू, अपराधी या सभी? तो देखिए, समस्यात्मक ऐसे बच्चे जिनको समस्या रहती है, तो ये तीनों ही प्रकार हो सकते हैं। वो समाज के विरोधी भी हो सकते हैं, वे हमेशा झगड़ा करने वाले भी हो सकते हैं, और वे अपराधी प्रवृत्ति वाले भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? जापान, अमेरिका, जर्मनी या ब्रिटेन? देखिए, जो मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला है वो हुई जर्मनी में स्थापित, जिसे विलियम वुंट ने स्थापित किया था 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। लेकिन अब इस विश्वविद्यालय का नाम कार्ल मार्क्स कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यवहारवाद की यानी बिहेवियरिज्म की मुख्य विशेषता क्या है? ए, मापन, बी, निरीक्षण, दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर आएगा मापन। तो व्यवहारवाद की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? मापन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते हुए जहाज से, समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा सी, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। फ्रायड ने सही कहा है कि मन जो है वो एक हिमखंड की तरह होता है, जिसका 10% हिस्सा ही ऊपर दिखाई देता है। 90% भाग तो पानी के अंदर छिपा होता है। इसी तरह युंग ने भी कहा है कि ज्ञात मन यानी कि जो हमारा चेतन मन है वो तो केवल एक छोटे से द्वीप के समान है, पर चारों तरफ जो फैला महासागर है वो अचेतन मन यानी कि अज्ञात मन है, और यही अज्ञात मन जो है वो सब कुछ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला कैसी होनी चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा? तो इसका आंसर आएगा शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी ही मेन है, और शिक्षकों की जो तैयारी होती है टीचर बनने के टाइम, वो यही उनका बेस जो है वो साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी ही होना चाहिए। समाजमिति विधि में अध्ययन किया जाता है एक समूह की बनावट का अध्ययन, समाज के अमीर वर्ग का अध्ययन, सामाजिक नियमों का अध्ययन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आएगा एक समूह की बनावट का अध्ययन। समाजमिति विधि को हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें समाज के बारे में डिस्कस किया जाता है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ये किसने कहा है? मॉन्टेसरी, फ्रेंडसन, डमविल या फिर वॉटसन? तो ये कथन है फ्रेंडसन का। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति के कल्याण से भी है और समाज के कल्याण से भी है, फ्रेंडसन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशोरावस्था की विशेषताओं को
सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द क्या है? परिवर्तन, विकास, समायोजन या सभी? तो फ्रेंड्स, परिवर्तन। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन भी बहुत होते हैं और मानसिक परिवर्तन भी बहुत होते हैं। तो एक परिवर्तन जो है हम किशोरावस्था की विशेषता का एक स्पष्ट शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, गार्नर या रोज? तो ये कथन है अरस्तु का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। शिक्षण का कार्य शिक्षार्थियों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का करना है, यह मत किसका है? प्याजे, ब्लूम, ब्रूनर या फिर स्किनर? देखिए ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। शिक्षक का कार्य, जो शिक्षार्थी का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो 3 पक्षों में बांटा है, वो किसने बांटा हुआ है? प्याजे ने, ब्लूम ने, ब्रूनर ने या फिर स्किनर ने? तो इसको किया है ब्लूम ने। तो आइए ब्लूम के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, इनका पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। शिक्षा को सीखने के रूपों और उनके जो स्तर हैं उनके वर्गीकरण का एक छोटा सा प्रयास उन्होंने किया है, जिसे 1926 में बनाया गया था, जिसे हम बोलते हैं ABC, यानी कि अफेक्टिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव वर्गीकरण। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें मेन थिंकिंग पर प्रोसेस किया जाता है। ये ब्लूम ने 1956 में दिया था, जिसके 6 लेवल हैं, जिसमें से पहला लेवल है नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रिहेंडिंग, तीसरा है अप्लाइंग, चौथा है एनालाइजिंग, पांचवा है सिंथेसाइजिंग और छठा है इवेल्युएशन। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, जिसे ब्लूम ने नहीं दिया, इसे दिया है कार्थवेल और मारिया ने 1964 में, जिसमें फीलिंग की मेनली बात की गई है। इसमें 3H पर मेन फोकस किया गया है, हेड, हार्ट और हैंड। इसमें जो 5 लेवल्स हैं, लोवेस्ट टू हाईएस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है रिसीविंग, दूसरा रिस्पॉन्डिंग, तीसरा वैल्यूइंग, चौथा कंसेप्चुलाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजिंग भी हम बोल सकते हैं, और पांचवा करेक्टराइजिंग। तीसरा है साइकोमेटर डोमेन, जिसको दिया है सिम्पसन ने और हैरो ने। सिम्पसन ने 1966 में और हैरो ने 1972 में, जिसके अंदर, जिसे हम एक्शन बेस्ड भी बोलते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे सिस्टम से हैं। जैसे पहला है इम्पल्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। ये आपको अलग बुक में अलग अलग नेम से मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादक है स्किनर, ब्लूम, एनल गेज या कोई नहीं? तो इसका आंसर आएगा NL गेज। ज्ञानात्मक शिक्षण जो प्रतिपादक है ये किसका है? NL गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसे हम शिक्षण से, टीचिंग से लर्निंग पर बल देने वाला परिवर्तन कर सकते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर? देखिए इसका आंसर आएगा A, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, उनकी जो टीचिंग्स हैं हम उसको फॉलो करेंगे, तभी जाकर हम अच्छे से टीचिंग कर पाएंगे और अधिगम पर बल देने से जो परिवर्तन होता है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन का सिद्धांत यानी विधिक सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलोव, थॉर्नडाइक, CH हल या फिर स्किनर? तो इसका आंसर आएगा CL हल, CL क्लार्क, लियोनार्ड और हल। इन्होंने जो है हमें क्या दिया है? पुनर्बलन का सिद्धांत यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इनको प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मतलब भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने दिया है 1943 में। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी इसी का नाम है। ड्राइव स्टिमुलस डिडक्शन भी इन्हीं का है। अभिप्रेरणा का प्रणोद, न्यूनता का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, चालक का सिद्धांत, न्यून का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, गणित पर आधारित सिद्धांत, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार या सुव्यवस्थित व्यवहार जो हमने कल की वीडियो में देखा था, संपोषक का सिद्धांत, ये भी सब इन्हीं की ही थ्योरीज के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बायोलॉजिकल नीड को बहुत इम्पोर्टेंट माना है। उसके बाद पहले नीड होती है, फिर कुंठा होती है यानी चिंतित होता है, और लास्ट में हमारा ड्राइव जो है ये कॉन्सेप्ट पैदा होता है।
इसके बाद सबसे पहले मोटिवेशन जो लीड करता है ड्राइव को, ड्राइव लीड करता है रिजल्ट को, और रिजल्ट लीड करता है रीइंफोर्समेंट को। तो इन्होंने एक टर्म और दी है फ्रेंड्स, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर हमारी सारी बायोलॉजिकल नीड्स मिलती हैं, आर मेट इन दिस, इट इज़ द स्टेट वेयर ऑल योर बायोलॉजिकल नीड्स आर मेट। ये प्रोसेस भी इन्हीं के द्वारा ही दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अंतर्दर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत कैसी है? पुरानी, नवीन, मध्यम या नवीनतम? तो इसका आंसर आएगा पुरानी विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। अगर बात की जाए विलियम वुंट की तो उन्होंने कहा है चेतना का विज्ञान। विलियम वुंट और विलियम जेम्स, इन्होंने चेतना अनुभूति दी है 18th और 19th सेंचुरी में। अगर बात की जाए मन के विज्ञान की तो मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को कहा है लोके, कैंट और ह्यूम ने, और पोम्पोनोजी भी इसके मेन समर्थक हैं। ये 17th सेंचुरी में कहा है। आत्मा सबसे पहले साइके प्लस लॉगस, जो साइकोलॉजी जो टर्म बना है साइके प्लस लॉगस से बना है। साइके का मतलब सोल और लॉगस का मतलब स्टडी। तो ये जो टर्म आत्मा की है वो प्लेटो, अरस्तु और डेस्कार्ट्स ने दी है। लास्ट में व्यवहार का विज्ञान, तो ये सभी जानते हैं कि जेबी वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ, ही सारे इसी से रिलेटेड होते हैं। और वुडवर्थ की एक फेमस कहावत है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर उसने अपने मन को त्यागा, फिर चेतना को भी त्याग दिया, फिलहाल व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये इसको याद करने का तरीका भी है, आत्मा, मन, चेतन और अब व्यवहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है क्या? चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या मानव व्यवहार का विज्ञान? तो पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के, विकासात्मक मनोविज्ञान के, तुलनात्मक मनोविज्ञान के, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा ए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के। विलियम वुंट के ही टाइम पे सबसे पहली प्रयोगशाला का जन्म हुआ था जो जर्मनी में खुली थी 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जब अब इसका नाम, कॉलेज का नाम कार्ल मार्क्स कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्रयोगात्मक अनुकूलन सिद्धांत का, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का या फिर सूझ का सिद्धांत का? तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का। इवान पावलोव पूरा नाम था, ये रशिया के फिजियोलॉजिस्ट थे। डाइजेशन में भी मतलब इनको जाना जाता था। इस प्रकार का अनुबंधन इन्होंने दिया है। क्लासिकल थ्योरी इन्होंने दी है। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी है। अनुबंधित अनुक्रिया इन्हीं के उसको कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया भी इन्हीं का नाम है। इन्हीं की जो अनुक्रिया, उनका सब्स्टिट्यूशन लर्निंग थ्योरी भी इनके द्वारा ही दिया गया है। पावलोव के द्वारा पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और 1904 में इन्हें ही नोबेल प्राइज़ मिला है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।